इनफर्टिलिटी की वजूहात क्या हैं दोनों मियाँ बीवी में? देखिए, इनफर्टिलिटी में 3 मेजर वजूहात होती हैं। 1/3 अगर मेरे पास 10 कपल्स आते हैं जिनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, उनमें से 3 से 4 कपल्स वो होते हैं जिनमें फीमेल के मसाइल होते हैं, यानी कि वाइफ के कुछ मेडिकल इश्यूज होते हैं, पीसीओएस, एंडोमेट्रियोसिस या कोई भी इश्यूज हो सकते हैं। उसके बाद 3-4 ही कपल्स ऐसे होते हैं जिसमें हस्बैंड का मसला होता है। मैं इस बात के बारे में बहुत बात करती हूँ और इस बात में मैं बहुत अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ कि आजकल मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन है। और देखें, अगर 10 में से मैंने आपको बताया कि 3-4 कपल्स में वाइफ का मसाइल होंगे तो 3-4 में हस्बैंड के मसाइल होंगे। यानी कि जितने वाइफ के मसाइल हैं उतना ही इंसिडेंस हस्बैंड के मसाइल का भी है। और तकरीबन 2 या 3 कपल्स ऐसे होंगे जो अनएक्सप्लेन्ड होंगे, जिसमें हस्बैंड और वाइफ का कोई मसला नहीं होगा। तो ये अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के कपल्स होते हैं। कंसीव नहीं कर पाएंगे, वो नेचुरली कंसीव कई दफा कर जाते हैं, कई दफा वो 10 साल बाद 15 साल बाद नेचुरली कंसीव कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमने पहले बात की कि एक औरत की वक्त और उम्र अहम होती है, इससे पहले कि वक्त और उम्र गुजर जाए आपको चाहिए कि आप असिस्टेंस ले लें, चाहे आप अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का कपल है। डॉक्टर साहिबा, अगर जिस लड़का और लड़की की शादी होती है तो शादी के कितने टाइम के बाद गायनेकोलॉजिस्ट या फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास चले जाना चाहिए जिसमें आपको लग रहा है कि अच्छा कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं या आप कंसीव नहीं कर रहे? क्योंकि हमने देखा है हमारे सोसाइटी में ना 6 महीने तक वो पूछते हैं कि कोई गुड न्यूज़ है या नहीं है, और 6 महीने बाद ही डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तो किस एज फैक्टर में या कौन से ऐसा फेज है जहाँ पर डॉक्टर के पास रिजू आपको कर लेना चाहिए, उससे पहले नहीं करना चाहिए? देखिए, मिनिमम 1 ईयर तो एक कपल नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए ही ट्राई करता है। ठीक है। इसमें अगेन मैं बात करना चाहूंगी औरत की एज की। अगर तो औरत फीमेल की एज 35 से कम है तो उस कपल को चाहिए कि 1 ईयर वो नेचुरली ट्राई करें फॉर प्रेगनेंसी, और अगर नहीं हो रही फिर एक अच्छे फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को दिखाएं। लेकिन अगर एक औरत की उम्र 35 से ज्यादा है तो फिर उस कपल को चाहिए कि 6 मंथ्स ट्राई करें, और अगर नहीं हो रही तो फिर एक अच्छे फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को दिखाएं। मैं यहाँ पे ये भी चाहूंगी कि आप लोगों को बताएं, क्योंकि लोग हमेशा गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, यहाँ पर चेकअप के लिए गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए या फिर फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए कंसीव करने के लिए? देखिए, बहुत सारे लोग ना फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि उनको लगता है कि फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हमें सिर्फ IVF बताएंगे। बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर लेट से मेरे पास 10 कपल्स आते हैं जिनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, उनमें से सिर्फ 1 या 2 कपल्स होंगे जो IVF की तरफ हम रेफर करते हैं। मेजॉरिटी कपल्स मेरे पास सिर्फ मेडिसिन से या थोड़े बहुत ट्रीटमेंट से ही कंसीव करते हैं। अगर आप एक अच्छे फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को दिखाएंगे गायनेकोलॉजिस्ट के मुकाबले में तो वो बहुत बेहतर होगा। लेकिन जाहिर है असल में पाकिस्तान में ना चेक एंड बैलेंस का थोड़ा प्रॉब्लम भी होता है, और दूसरा ये भी है कि लेकिन हर डॉक्टर की एक रेपुटेशन होती है, टैबू भी किसी हद तक बन जाता है पाकिस्तान में। हमारे यहाँ ये भी एक रिवाज है कि फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो वाकई IVF कर लेंगे, इसके अलावा इसलिए जरूरी नहीं है। बहुत कम कपल्स होते हैं जो IVF से कंसीव करते हैं, मेजॉरिटी कपल्स IVF के बगैर ही प्रेग्नेंट होते हैं। तो सक्सेस रेट क्या है फिर IVF का, अगर हम पाकिस्तान में बात करें? देखिए, IVF का सक्सेस रेट तो वर्ल्ड वाइड अगर आप देखें तो वो औरत की एज के हिसाब से ही हम बताते हैं। ठीक है। जैसा मेरी आदत है, हम लोग 35 से कम वाले जो पेशेंट्स होते हैं ना, उनमें से हम लोग 10 में से 6 to 7 कंसीव कर जाते हैं एक IVF साइकिल में। 60-70% तक सक्सेस रेट होता है एक औरत का जिसकी एज 35 से कम है। लेकिन 35 से 40 के दरमियान में है तो 40% हम बताएंगे, और अगर 40 से ज्यादा है तो फिर 15-20-25% हम बताएंगे। ये मैं आज के दौर की बात कर रही हूँ, आज के दौर में IVF की बात कर रही हूँ, जिसमें एम्ब्रियोज की फ्रीजिंग होती है, जिसमें एक IVF साइकिल के बाद मल्टीपल एम्ब्रियो ट्रांसफर अटेम्प्ट्स एक पेशेंट को मिलते हैं। तो उसमें आप पर IVF साइकिल में आपको सक्सेस रेट आजकल के हिसाब से एक अच्छी लैब का बताऊंगी। आपने एम्ब्रियो फ्रीजिंग की भी बात की है, अब मैं यही बात आगे लेके चलूंगी कि एग फ्रीजिंग किस एज में ख़वातीन को करवा लेनी चाहिए? देखिए, एग फ्रीजिंग एक ऐसा मसला है जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में अभी बिल्कुल एक टैबू है। IVF थोड़ा सा फिर भी पेशेंट्स को समझ आनी शुरू हो गई है, IUI और IVF पेशेंट्स को समझ आनी शुरू हो गई है। लेकिन अभी ख़वातीन में अपनी एज को लेकर इतनी अवेयरनेस नहीं है, वो एग फ्रीजिंग नहीं कराती, और उसकी वजह यह है कि एग फ्रीजिंग की फैसिलिटीज़ भी पाकिस्तान में आप कह सकती हैं कि ना होने के बराबर है। कहते तो ये है कि 30s में एक्सपेंसिव है, IVF जितना ही ऑलमोस्ट एक्सपेंसिव है, क्योंकि IVF वाला ही पूरा प्रोसीजर होता है। सो आपने जो मेरे से आइडियल एज पूछी तो अर्ली 30s में अगर एक लड़की को नजर आ रहा है कि मेरी अर्ली 30s में एज हो गई है और मेरी शादी नहीं हो रही, यानी कि मैक्सिमम अर्ली 30s या मिड 30s में एक औरत की एज हो गई है, तो फिर उसको एग फ्रीजिंग कंसिडर करनी चाहिए। एग फ्रीजिंग का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है जितना एम्ब्रियो फ्रीजिंग का होता है, लेकिन जब तक एक औरत किसी के निकाह में नहीं है तो वो सिर्फ एग फ्रीजिंग ही करा सकती है। जैसे हम बहुत सारे सेलिब्रिटीज का सुनते हैं कि उन्होंने एग फ्रीजिंग अपनी टाइम
शादी करा ली थी। बॉलीवुड में प्रियंका चोपड़ा जी बिल्कुल, वो बहुत मशहूर है एंड शी हैज बीन वेरी वोकल अबाउट इट, शी हैज ऑलवेज टॉक्ड अबाउट इट कि मैंने अपनी फर्टिलिटी कंजर्व की थी। सो उस वक्त शी वाज सिंगल जब उन्होंने एग फ्रीजिंग कराई। सो बाय द टाइम शी वाज, आई थिंक आई एम श्योर शी इज इन हर 40s नाउ। सो आई थिंक बाय द टाइम शी हैड अ चाइल्ड शी वाज प्रॉब्ली अराउंड 40 और नियर 40। तो फिर वो एग फ्रीजिंग ने उनको हेल्प किया और उस हिसाब से उसको जो है वो उनको कंसेप्शन हुई। सो दैट इज समथिंग वी शुड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट राइट नाउ। और मुझे लगता है कि अगले 10 सालों में ये ट्रेंड पाकिस्तान में बहुत हो जाएगा, आना भी चाहिए, क्योंकि अब तो हम वैसे भी लेट मैरिजेस की तरफ जा रहे हैं। हाँ जी। डॉक्टर साहिबा, जब शादी के 2 साल तक अगर कंसीव नहीं करती खवातीन तो उनको ससुराल वालों की तरफ से प्रेशर होता है कि अपने सारे मेडिकल टेस्ट करवाओ। और हमने देखा है कि खवातीन को तो चले प्रेशर होता है, लेकिन मर्द हज़रात को इतना प्रेशर फेस नहीं करना पड़ता। उनकी वो टेस्ट भी नहीं होते, और अगर टेस्ट वो करवा लें तो वो रिपोर्ट छुपा लेते हैं, या वो टेस्ट की तरफ जाते ही नहीं है और ससुराल वाले मर्दों की साइड ले रहे होते हैं कि नहीं ये तो बिल्कुल सेहतमंद है, इसको क्या हुआ है। खवातीन को प्रेशर दिया जाता है, प्रेशराइज उनको किया जाता है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में भी चली जाती हैं। तो मर्दों के टेस्ट होना कितना ज़रूरी है? देखिए, फर्टिलिटी की जब भी बात करते हैं ना तो फर्टिलिटी एक कपल का इशू है। फर्टिलिटी खाली एक औरत का मसला नहीं है। ठीक है। एक औरत का एग और एक हस्बैंड का स्पर्म मिलते हैं तो बेबी बनता है। ये पहली बात है जो हर कपल के साथ की जाती है। और अगर 1 साल से एक कपल को प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो उसमें वाइफ के साथ साथ हस्बैंड का टेस्ट बहुत अहम होता है। ठीक है। और ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, एज अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट मैंने बहुत एजुकेटेड कपल्स भी देखे हैं। अच्छा। बड़े, हाँ जी, बड़े वेल ऑफ कपल्स भी देखे हैं जिसमें हस्बैंड अपना टेस्ट, वैसे मेजॉरिटी मेल्स जो हैं वो अगर मैं उन्हें कहती हूँ तो वो टेस्ट जरूर करा लेते हैं। चंद एक मेल्स हैं जो कि जो इगोइस्टिक होते हैं। और देखिए, बज़ाहिर एक आदमी को देख के या उसकी सेक्सुअल एबिलिटी के हिसाब से नहीं बताया जा सकता कि एक आदमी ठीक है कि नहीं जब तक उसका सीमन टेस्ट नहीं होगा। सो आजकल के दौर में मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों को आई वुड से कि ये अवेयरनेस है कि हस्बैंड का टेस्ट अहम होता है, और चंद एक लोगों को नहीं होती और उनको हम समझाते हैं, और आई वुड से मेजॉरिटी पेशेंट्स करवा लेते हैं। आप बीइंग अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट क्या देखती हैं कि आज के दौर की, लाइक अगर हम 5 साल की चलें बात कर लेते हैं, तो खवातीन में इनफर्टिलिटी ज़्यादा है या फिर मर्दों में इनफर्टिलिटी ज़्यादा है, और इसकी वजूहात क्या है सबसे ज़्यादा? देखें, इनफर्टिलिटी का मसला ख़तरनाक हद तक बढ़ रहा है। हाँ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के 2023 कंसेंसस के मुताबिक हर 7 में से 1 कपल को प्रेगनेंसी के लिए किसी न किसी असिस्टेंस की ज़रूरत है। ठीक है। और ये वक्त के गुजरने के साथ साथ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है। और इनफर्टिलिटी में आदमियों के मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अच्छा। और आदमियों का मेन मसला क्या होता है, इनके इसमें ये होता है कि हस्बैंड के स्पर्म सैंपल जो होता है उसके अंदर सीमन एब्नॉर्मेलिटीज होती हैं। ठीक है। जिसमें स्पर्म्स का नंबर नॉर्मल से कम होता है, स्पर्म्स की जिसामत कम होती है जिसको मोर्फोलॉजी कहते हैं, या स्पर्म्स की हरकत कम होती है जिसको मोटिलिटी कहते हैं। ठीक है। सो हस्बैंड के स्पर्म पैरामीटर्स में एब्नॉर्मेलिटीज बहुत ज़्यादा आजकल बढ़ गई हैं। अच्छा। और ये पिछले 50 साल में इसका बहुत ज़्यादा इंसिडेंस हो गया, और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में ये और भी ज़्यादा होगा। आजकल के दौर में जितने फीमेल के मसाइल हैं उतने ही आप कह सकती हैं मेल के मसाइल हैं। ये तो आपने बहुत अलार्मिंग सिचुएशन बता दी है कि आने वाले 50 साल में मर्द हज़रात में इनफर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हाँ जी, एग्जैक्टली, बिल्कुल यही प्रोजेक्शन है। बहुत सारे लोग जो इनफर्टिलिटी पे रिसर्च करते हैं उनकी ये बहुत प्रोजेक्शन है। ठीक है। कि आने वाली 1-2 सदियों में आदमियों की फर्टिलिटी और ज़्यादा कम होती जाएगी। क्या वजूहात है? मर्द हज़रात ये इनफर्टिलिटी वाली साइड पे क्यों जा रहे हैं? डाइटरी हैबिट्स हैं, लाइफस्टाइल है, या क्या वजह है इसकी? देखिए, किसी हद तक ये सब कुछ है। एग्जैक्ट वजह बतानी तो इसकी मुश्किल है, लेकिन नॉर्मली जब हम लोग बात करते हैं इसमें हमारा आजकल का लाइफस्टाइल है, हमारी आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल हमारी डाइट्स हैं, उसके अलावा हमारा गलत स्लीपिंग पैटर्न है, फिजिकल एक्टिविटी हमारी बिल्कुल नहीं है, स्क्रीन का यूजेज हमारा बहुत ज़्यादा है, स्मोकिंग है, ड्रग इनटेक आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा हमारी इन्वायरमेंट में बहुत सारे पोल्यूटेंट्स हैं, हमारी डाइट में आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स हैं, प्लास्टिक कंटेनर्स का यूज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आजकल देखें बहुत सारी बीमारियां बढ़ गई हैं, उस तरह फर्टिलिटी का भी इशू बहुत ज़्यादा बढ़ गया है।